नमस्कार और स्वागत है सभी भावी सिविल इंजीनियर्स का। आज हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो किसी भी मजबूत बिल्डिंग की नींव की तरह ही आपके करियर के लिए भी मजबूत है। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। बात है 1970 के दशक की। जब कंप्यूटर इंजीनियरिंग की दुनिया में अपनी जगह बना रहे थे, तब प्रोफेसर्स के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। और वो सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। जब हमारे पास इतने पावरफुल सॉफ्टवेयर्स हैं जो चुटकियों में कैलकुलेशन कर देते हैं, तो फिर हमें हाथ से एनालिसिस करने के ये पुराने क्लासिकल तरीके सीखने की आखिर जरूरत क्या है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी है ना? तो सोचिए, एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, सबकी अपनी अपनी जगह फिक्स होती है। लेकिन अगर मैदान में 15 खिलाड़ी उतर जाएं तो टीम शायद ज्यादा मजबूत लगे, पर यह पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। ये जो एक्स्ट्रा 4 खिलाड़ी है ना, बस वही हैं हमारी बिल्डिंग्स में रिडंडेंट फोर्सेस। तो चलिए इस इंजीनियरिंग की गुत्थी को सुलझाने के लिए अपना पहला टूल निकालते हैं, फोर्स मेथड। इसको आप एक जासूसी का खेल समझिए, जहां एक जासूस हर सुराग को जोड़कर केस सॉल्व करता है। तो हमारा जासूस क्या करता है? वो सबसे पहले केस को सिंपल बनाने के लिए एक्स्ट्रा संदिग्धों को, मतलब हमारे रिडंडेंट फोर्सेस को हटा देता है। अब केस सिंपल हो गया तो उसे सॉल्व करता है, फिर एक एक करके उन संदिग्धों को वापस लाता है और देखता है कि सब कुछ सही से फिट बैठ रहा है या नहीं, मतलब सारे टुकड़े आपस में जुड़ रहे हैं या नहीं। इसी को कहते हैं कंपैटिबिलिटी। तो बताइए, फोर्स मेथड का मुख्य लक्ष्य क्या है? जी हां, कंपैटिबिलिटी। तो ये बात याद रखने वाली है कि फोर्स मेथड में हम उन अनजान फोर्सेस को ढूंढ रहे हैं, और ये सब हम किस एक सिद्धांत को पूरा करने के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल सही, कंपैटिबिलिटी। चलिए अब जासूसी का चश्मा उतारकर एक आर्किटेक्ट की तरह सोचते हैं। अब देखते हैं एक बिल्कुल अलग अप्रोच, डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये एक आर्किटेक्ट के मास्टर प्लान की तरह होता है, एकदम सटीक। यहां पर आर्किटेक्ट का तरीका बिल्कुल उल्टा है। वो पहले पूरी बिल्डिंग को हर तरफ से जकड़ लेता है ताकि वो जरा भी हिल ना सके। फिर वो हिसाब लगाता है कि इसे ऐसे जकड़ कर रखने में कितनी ताकत लग रही है, और फिर वो एक एक करके बहुत धीरे धीरे जॉइंट्स को हिलने की इजाजत देता है ताकि पूरी बिल्डिंग संतुलन में आ जाए। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड का मुख्य लक्ष्य क्या है? इक्विलिब्रियम, यानी संतुलन। तो देखा आपने, यहां पूरी सोच ही पलट गई। हम फोर्सेस नहीं ढूंढ रहे, हम ये ढूंढ रहे हैं कि जॉइंट्स कितना हिलेंगे या घूमेंगे। तो एक बार फिर डिस्प्लेसमेंट मेथड का मूल सिद्धांत क्या है? एकदम सही, इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास अब दो जबरदस्त टूल हैं, एक जासूस और एक आर्किटेक्ट। लेकिन किस काम के लिए किसे बुलाना है? चलिए अब देखते हैं इन दोनों का असली मुकाबला। ये स्लाइड मामले को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ फोर्स मेथड है जो फोर्स और फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन पर ध्यान देता है। दूसरी तरफ है डिस्प्लेसमेंट मेथड जो मूवमेंट और स्टिफनेस यानी मजबूती पर। इसे ऐसे याद रख सकते हैं, फोर्स ढूंढना है तो फ्लेक्सिबिलिटी, डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है तो स्टिफनेस। ये टेबल एक तरह से आपकी एग्जाम के लिए चीट शीट है। फैसला बहुत सिंपल है, बस ये देखिए कि कौन सा नंबर छोटा है, एक्स्ट्रा खिलाड़ियों की संख्या या हिलने डुलने के तरीकों की संख्या। जो भी नंबर कम हो, बस वही मेथड चुन लीजिए। इसको एक असली उदाहरण से समझते हैं। इस फ्रेम को देखिए। अगर हम इस केस को सॉल्व करने के लिए अपने जासूस यानी फोर्स मेथड को बुलाते हैं, तो उसे 9 से भी ज्यादा अनजान फोर्सेस को ढूंढना पड़ेगा। बाप रे, ये तो बहुत ही लंबा और मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहां अपने आर्किटेक्ट यानी डिस्प्लेसमेंट मेथड को बुलाएं तो अरे वाह, इस पूरे स्ट्रक्चर में हिलने डुलने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है बीच वाले जॉइंट का घूमना। मतलब हम 9 अनजान चीजों से सीधे एक पर आ गए। तो बताइए, जहां एक्स्ट्रा फोर्सेस ज्यादा हों पर मूवमेंट के तरीके कम, वहां कौन सा मेथड ज्यादा स्मार्ट हुआ? तो एक इंजीनियर के तौर पर इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? देखिए, बात सिर्फ सही जवाब निकालने की नहीं है, बात है सही सवाल पूछने की और ये समझने की कि जवाब क्यों सही है। तो चलिए फटाफट दोहराते हैं। जब एक्स्ट्रा फोर्सेस यानी रिडेंडेंसी कम हो तो फोर्स मेथड, और जब हिलने डुलने के तरीके यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो तो डिस्प्लेसमेंट मेथड। सॉफ्टवेयर तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये जानना कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या हो रहा है, यही आपकी असली ताकत है। और ये बात हमें वापस हमारी 1970 की कहानी पर ले आती है। उन प्रोफेसर्स ने जो महसूस किया वो आज भी 100% सच है।
अगर आपकी नींव मजबूत है तो आप किसी भी टूल के मालिक बन सकते हैं। इन मेथड्स को समझकर आप सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करते हैं, सॉफ्टवेयर आपको नहीं। आप सिर्फ एक कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं, एक सच्चे इंजीनियर बनते हैं। तो अंत में एक सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, जब एआई और ऑटोमेशन का दौर आएगा, जहां मशीनें सारी कैलकुलेशन खुद करेंगी, तब ये जो बेसिक समझ है, ये जो इंजीनियरिंग का अंदाजा है, वो और भी ज्यादा कीमती कैसे बन जाएगा। इसी समझ के साथ आप भविष्य के लिए तैयार होंगे। देखने के लिए शुक्रिया।